भारत में इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या इमरजेंसी वाला सिस्टम भी खत्म हुआ? 1977 के बाद संविधान बदला, कानून बदले, लेकिन सत्ता का डीएनए क्या वो बदला? आज हम उसी बदलाव की बात करेंगे जो कागज पर लिखा गया और जमीन पर टेस्ट हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा। 25 जून 1975 को भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई, जिसे उस समय संविधान के तहत लिया गया एक कानूनी निर्णय बताया गया। लेकिन इसके लागू होते ही देश की सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग ठहर सी गई, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए गए और नागरिकों की बोलने, लिखने और विरोध करने की आजादी पर सीधा प्रभाव पड़ा। इसके बाद हजारों विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और अखबार को सरकार की मंजूरी के बिना कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी, जबकि अदालतें औपचारिक रूप से खुली रही, पर आम नागरिकों के पास अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रभावी कानूनी रास्ता मौजूद नहीं था। और यही स्थिति लगभग 21 महीने तक बनी रही। एक ऐसा समय जब भारत ने पहली बार व्यवहारिक रूप से महसूस किया कि आपातकालीन प्रावधानों के तहत लोकतंत्र को कितनी आसानी से सीमित किया जा सकता है। 21 मार्च 1977 को जब इमरजेंसी हटाई गई, तब देश के सामने केवल राहत का सवाल नहीं था, बल्कि यह समझने की जरूरत थी कि आखिर एक संवैधानिक व्यवस्था इतनी व्यापक शक्ति एक ही समय में कैसे समेट सकती है। और यही सवाल आगे चलकर भारत के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे पर गहरे प्रभाव छोड़ने वाला था, क्योंकि इमरजेंसी हटते ही देश पहली बार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां लोकतंत्र को सिर्फ बहाल नहीं करना था, बल्कि यह भी साबित करना था कि सत्ता सच में जनता के प्रति जवाबदेह है। और इसी परीक्षा का पहला और सबसे बड़ा अवसर 1977 के आम चुनाव बने, जब लगभग 21 महीनों के बाद भारत की जनता को दोबारा अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला। यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा थी, क्योंकि अगर सत्ता में बैठी पार्टी चुनाव के जरिए हट सकती थी, तो इसका मतलब था कि लोकतंत्र अभी जीवित है। और नतीजा ने यही संकेत दिया, जब पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। एक ऐसा परिणाम जिससे साफ कर दिया कि इमरजेंसी के दौरान मिली असाधारण शक्तियां अस्थायी नहीं थी और न ही जनता उन्हें भूलने वाली थी। 1977 के चुनाव ने यह भी स्थापित किया कि भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत संविधान या संसद से पहले जनता की सामूहिक चेतना है। और यहीं से यह धारणा मजबूत हुई कि अगर संस्थाएं कमजोर पड़ जाए तो भी लोकतंत्र खुद को चुनाव के माध्यम से पुनः संतुलित कर सकता है। हालांकि इस बदलाव ने यह सवाल भी छोड़ दिया कि क्या सिर्फ सरकार बदलना पर्याप्त है, या फिर उस संवैधानिक ढांचे में भी सुधार जरूरी है जिसने इमरजेंसी जैसी स्थिति को संभव बनाया। और यही सोच आगे चलकर भारत के सिस्टम को भीतर से बदलने की दिशा में पहला निर्णायक कदम बनी, क्योंकि 1977 के चुनाव ने ये तो साबित कर दिया था कि सत्ता बदली जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी ने ये भी उजागर कर दिया था कि अगर संवैधानिक प्रावधानों में अत्यधिक शक्ति छिपी हो तो सरकार बदलना अकेला समाधान नहीं हो सकता। और इसी समझ के साथ नई सरकार ने उस ढांचे की समीक्षा शुरू की जिसने इमरजेंसी को संभव बनाया था। इस प्रक्रिया का सबसे ठोस और अस्थायी परिणाम 44वां संविधान संशोधन बना, जिसे 1978 में लागू किया गया और जिसका उद्देश्य किसी सरकार को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी सरकार के लिए इमरजेंसी का दुरुपयोग कठिन बनाना था। इसीलिए नेशनल इमरजेंसी लगाने की शर्त को सख्त किया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे स्पष्ट और व्यापक शब्द को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन को आधार बनाया गया, ताकि केवल वास्तविक और गंभीर परिस्थितियों में ही इस असाधारण शक्ति का प्रयोग हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रपति को अब केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह पर निर्भर नहीं रखा गया, बल्कि पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया, जिससे निर्णय सामूहिक जिम्मेदारी के दायरे में आए। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया कि नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार यानी आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ताकि संविधान यह स्वीकार करे कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाता है। इस संशोधन ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि इमरजेंसी का एक संवैधानिक विकल्प तो हो सकता है, लेकिन वह सत्ता का हथियार नहीं बन सकती। और यहीं से भारत का सिस्टम धीरे धीरे व्यक्तिगत केंद्रित सत्ता से हटकर नियमों और संसाधनों पर आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा। और इस बदलाव का सबसे संवेदनशील और
सबसे जरूरी हिस्सा था नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान पहली बार यह साफ दिखा था कि जब सरकार को असाधारण शक्तियां मिलती है तो सबसे पहले असर आम नागरिकों की आजादी पर पड़ता है। इसी अनुभव से यह समझ बनी कि अगर लोकतंत्र को भविष्य में सुरक्षित रखना है तो कुछ अधिकारों को सरकार की पहुंच से बाहर रखना होगा। और इसी सोच के तहत 44वें संविधान संशोधन ने यह तय किया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी दोष सिद्धि से जुड़े संरक्षण और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते, चाहे देश में नेशनल इमरजेंसी ही क्यों न लागू हो, क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया कि बिना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बाकी सभी संवैधानिक प्रावधान अर्थहीन हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार की सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई, बल्कि यह सुनिश्चित किया गया कि सत्ता की सीमाएं स्पष्ट हो और नागरिक राज्य की इच्छा पर नहीं बल्कि संविधान की गारंटी पर निर्भर हो। और यहीं से यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि भारत में सरकार कानून से ऊपर नहीं बल्कि कानून के भीतर रहकर भी काम कर सकती है, जिससे फंडामेंटल राइट्स केवल किताबों में लिखे आदर्श नहीं बल्कि लोकतंत्र की वह आधारशिला बने जिन्हें छूने से पहले सत्ता को 100 बार सोचना पड़े। और यहीं से यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि भारत में सरकार कानून से ऊपर नहीं बल्कि कानून के भीतर रहकर ही काम कर सकती है। लेकिन इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने की जिम्मेदारी जिस संस्था पे पड़ी थी वह खुद इमरजेंसी के दौरान अपने सबसे कठिन दौर से गुजर चुकी थी, क्योंकि उसी समय न्यायपालिका से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह नागरिकों और सत्ता के बीच आखिरी दीवार बने। मगर कुछ फैसले ने यह दिखा दिया कि संस्थाएं भी दबाव में चूक सकती है। इमरजेंसी के दौरान दिए गए एक फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि अगर राज्य नागरिकों की आजादी छीन ले तो क्या अदालतें भी असहाय हो जाती है। और यही वह क्षण था जिसके बाद के वर्षों में न्यायपालिका की सबसे बड़ी नैतिक विफलता के रूप में देखा गया। लेकिन इसी स्वीकारोक्ति से न्यायपालिका का आत्ममंथन शुरू हुआ, क्योंकि इमरजेंसी के बाद अदालतों ने धीरे धीरे अपनी भूमिका को केवल कानून की व्याख्या तक सीमित रखने के बजाय नागरिक अधिकारों की सक्रिय रक्षा तक विस्तारित किया। इस दौर में जुडिशियल रिव्यू को अधिक मजबूती मिली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी प्रक्रिया सामने आई और अदालतें यह संकेत देने लगी कि संविधान केवल सत्ता का संचालक दस्तावेज नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा की ढाल भी है। और इस बदलाव का अर्थ यह नहीं था कि न्यायपालिका अचूक हो गई, बल्कि यह कि उसने अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को लोकतंत्र के संतुलन का एक अनिवार्य स्तंभ मानना शुरू किया, ताकि भविष्य में अगर सत्ता की सीमाएं धुंधली हो तो कोई संस्था चुप खड़ी ना रहे। और यही अपेक्षा सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि उस माध्यम में भी जुड़ गई जो रोज सत्ता और समाज के बीच सेतु का काम करता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान मीडिया ने यह अनुभव किया था कि जब अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाती है तो सच सबसे पहले दम तोड़ता है। उस समय अखबार की सुर्खियों सरकार की मंजूरी से तय होती थी, कई बार पूरे पन्ने खाली छपते थे और पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सूचना देना नहीं बल्कि निर्देशों का पालन करना बन गया था। लेकिन इमरजेंसी के बाद यही अनुभव भारतीय मीडिया के लिए एक अस्थायी चेतना बन गया, क्योंकि सेंसरशिप के उस दौर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लोकतंत्र में मीडिया भी चुप्पी भी सत्ता का हथियार बन सकती है। इसी कारण बाद के वर्षों में प्रेस ने खुद को केवल खबरें देने वाला माध्यम नहीं बल्कि सत्ता पर निगरानी रखने वाला संस्था के रूप में देखना शुरू किया, जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाना, जांच करना और असहज सच्चाइयों को सामने लाना पत्रकारिता का नैतिक दायित्व माने जाने लगा। और भले ही समय के साथ मीडिया की भूमिका पर बहसें होती रही हो, लेकिन इमरजेंसी का अनुभव भारतीय प्रेस की सामूहिक स्मृति की एक ऐसे डर की तरह दर्ज हो गया जिसने यह तय किया कि अभिव्यक्ति की आजादी केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का साधन है। और यही चेतना केवल मीडिया तक सीमित नहीं रही बल्कि उस सत्ता संरचना पर भी सवाल उठने लगी जहां इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा शक्ति एक ही केंद्र में सिमट गई थी, क्योंकि उस समय यह साफ दिखाई दिया था कि जब केंद्र सरकार के पास असाधारण अधिकार होते हैं तो राज्यों की स्वायत्तता औपचारिक बनकर रह जाती है। इमरजेंसी के दौरान केंद्र ने राज्य पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया, निर्वाचित राज्य सरकार की भूमिका सीमित हो गई और संवैधानिक संघीय ढांचा व्यवहार में एक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल गया। लेकिन इमरजेंसी के बाद इस अनुभव को एक चेतावनी की तरह लिया गया, क्योंकि यह समझ बन चुकी थी कि विविधताओं से भरे देश में लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब शक्ति का संतुलन केंद्र और राज्यों के बीच बना रहे। इसी सोच के साथ बाद के वर्षों में राज्यों की राजनीतिक भूमिका मजबूत होती चली गई, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, गठबंधन राजनीतिक सामने आई और केंद्र की सत्ता अब पहले की तरह एक तरफा नहीं रह गई, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संवेदनात्मक और संतुलित
सम्मिलित हुई और भले ही इससे कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हुई हो, लेकिन इसने यह सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतंत्र किसी एक सत्ता केंद्र पर निर्भर न रहकर अनेक संस्थाओं और स्तरों में बटा रहे, क्योंकि इमरजेंसी ने यह सिखा दिया था कि जब शक्ति एक जगह जमा होती है तो सबसे पहले लोकतंत्र की सांसें घुटती है। और शायद यही समझ इमरजेंसी के बाद भारत में सबसे गहरे स्तर पर बदली, क्योंकि असली परिवर्तन केवल संविधान, अदालतों या सरकार में नहीं बल्कि जनता की सोच में दिखाई देने लगा। इमरजेंसी से पहले लोकतंत्र को अक्सर एक स्थिर व्यवस्था मान लिया गया था, जहां चुनाव के बाद नागरिकों की भूमिका लगभग समाप्त हो जाती थी। लेकिन 1975 से 77 के अनुभव ने यह एहसास करा दिया था कि अगर जनता सतर्क न रहे तो लोकतांत्रिक अधिकार चुपचाप सीमित किए जा सकते हैं। और इसी कारण बाद के वर्षों में विरोध, सवाल और असहमति को धीरे धीरे लोकतांत्रिक के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। नागरिक अधिकारों पर बहस बढ़ी, सामाजिक आंदोलनों को नैतिक समर्थन मिला और सत्ता और जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति मजबूत हुई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि निरंतर निगरानी और भागीदारी की मांग करता है। और यही बदली हुई चेतना आगे चलकर नागरिक समाज, सूचना के अधिकार जैसे मांगों और संस्थागत पारदर्शिता की उपेक्षा में दिखाई दी, जहां जनता ने यह मान लिया कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार या अदालतों की नहीं बल्कि स्वयं नागरिकों की भी है। और इसी बिंदु पर खड़े होकर आज सबसे कठिन सवाल अपने आप सामने आता है कि क्या भारत का सिस्टम अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह किसी नई इमरजेंसी जैसी स्थिति को रोक सके, या फिर ताकत का संतुलन बिगड़ते ही वही पुरानी कमजोरियां दोबारा उभर सकती है। क्योंकि इतिहास यह दिखाता है कि संविधान अपने आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं करता, उसे बचाने के लिए संस्थाओं की ईमानदारी और जनता की सतर्कता दोनों जरूरी होती है। इमरजेंसी के बाद भारत ने अपने सिस्टम को जरूर बदला, उसे ज्यादा नियमबद्ध, ज्यादा संस्थागत और ज्यादा जवाबदेही बनाया, लेकिन यह बदलाव किसी अस्थायी सुरक्षा कवच की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह है। लोकतंत्र हर पीढ़ी से जागरूकता मांगता है। और शायद इसी समझ के साथ आज यह वीडियो समाप्त करते हुए सबसे जरूरी बात यही है कि इमरजेंसी भारत के लिए केवल एक अतीत की घटना नहीं बल्कि एक अस्थायी याद है, जो यह बताती है कि जब सवाल पूछना बंद हो जाए, जब संस्थाएं चुप हो जाएं और जब जनता उदासीन हो जाए, तब लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरे में होता है। आप इस सिस्टम का हिस्सा सिर्फ वोट देकर नहीं बल्कि समझकर, सवाल करके और जागरूक रहकर बनते हैं। और अगर यह वीडियो आपको इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देता है तो अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, चुप्पी से नहीं।